प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। साथ ही आने वाले समय में बीकानेर में पेयजल की कमी नहीं हो, इसको लेकर लगता है मंत्री बी डी कल्ला का पूरा फोकस है। वैसे तो ये देखा जाए कि जब भी कल्ला जिस मंत्रालय में मंत्री रहे हैं, उस मंत्रालय का काम बीकानेर में फोकस पे रहा है, लेकिन पानी और बिजली मूलभूत सुविधाएं हैं और पानी को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा काम हुआ है। कल्ला जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीकानेर शहर के प्रति आपकी जिम्मेदारी और अब मंत्रालय आपके पास में, पानी को लेकर किस तरह का विजन है और किस तरह का काम हुआ, क्या संतुष्ट है? बीकानेर में पेयजल की समस्या बरसों से मैं देख रहा था। शुरू में बीचवाल और शोभासर में कृत्रिम जलाशय बनाए गए और उसमें 15 दिन की बीकानेर की मांग के पानी को इकट्ठा किया गया। नए फिल्टर प्लांट बने, कुछ नई टंकियां बनी और शहर में पाइपलाइनें बदली गई। अब उसको काफ़ी समय हो गया है, तो वर्ष 2052 की मांग को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में 18 नई टंकियां, 2 और कृत्रिम जलाशय जिनकी कैपेसिटी वर्तमान जो जलाशय है उनसे 3.5 गुने ज़्यादा होगी, और इसके अलावा लगभग 500-600 किलोमीटर पाइपलाइन पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बदली जाएगी। कुल मिलाकर हमारी ये कोशिश है कि बीकानेर शहर में पेयजल की समस्या न रहे। कुछ नए कुएं भी खोदने का कार्यक्रम हाथ में लिया है, ताकि मान लीजिए नहरबंदी वगैरह हो तो कुओं से पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा न केवल बीकानेर में बल्कि जोधपुर में राजीव गांधी 3rd फेज़ पेयजल का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। उस पर भी करीब 1450 करोड़ से ऊपर रुपये खर्च होंगे और इससे जोधपुर और आसपास के गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। राजस्थान के गांव-गांव में पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है और इसके अंतर्गत हर गांव में हर व्यक्ति को जो कनेक्शन चाहेगा उसको हम पानी का कनेक्शन देंगे और 2024 तक ये काम पूरा कर देंगे। अभी वर्तमान में हमने 20 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया है। वर्तमान चालू वर्ष में हम 30 लाख घरों में कनेक्शन देने जा रहे हैं और अगले 2 वर्षों में 52 लाख, यानी 1 करोड़ 2 लाख चिन्हित मकान हैं, उनमें 2024 तक हमारा घर घर जल कनेक्शन देने का सपना है, जो हम साकार करेंगे। जिस तरह से देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोकेमिकल्स के जो रेट हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और पहली बार ऐसा देखने में आया है कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका में पूरे देश में फ्रंट फुट पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और जब भी बात इस तरह की होती है तो भाजपा के जो लोग हैं वो ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद वैट कम क्यों नहीं करते हैं, पड़ोसी राज्यों की तुलना में जो है पेट्रोकेमिकल्स की रेट जो है पेट्रोल डीजल की वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। और यही कारण है बीकानेर संभाग जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ हरियाणा और पंजाब से पेट्रोल और डीजल तस्करी के रूप में आता है। क्या कहेंगे? डीजल और पेट्रोल की वर्तमान में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसके लिए केंद्रीय सरकार सीधे रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बराबर लगातार एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके, कई प्रकार के सेस लगा करके और एक्साइज में वृद्धि करके जो कीमतों में वृद्धि की है उसके कारण वैट भी बढ़ा है। लेकिन आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये प्रति लीटर वैट कम किया है, लेकिन केंद्रीय सरकार तो रोज़, हर महीने, हर हफ्ते दाम बढ़ा रही है। कई बार तो आज इतने पैसे बढ़ गए, कल इतने पैसे बढ़ गए, परसों इतने पैसे बढ़ गए। तो जिस तरीके से इन्होंने डीजल और पेट्रोल की और रसोई गैस की महंगाई में वृद्धि की है, उससे आम लोगों को जीना उनका दूभर हो गया है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो आप समझते हैं कि यातायात की दर में, भाड़े में वृद्धि हो जाती है, उसके कारण सभी प्रकार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो ये सरकार महंगाई बढ़ाने वाली, कोरोना के कारण और नए रोज़गार के साधन मुहैया नहीं कराने के कारण महंगाई बढ़ाने वाली, बेरोज़गारी बढ़ाने वाली और उसके साथ साथ स्वयं कीमतें बढ़ाने वाली पार्टी साबित हो रही है। इसलिए केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो एक्साइज ड्यूटी में कम कर देंगे। मान लो आज 36 रुपये वो एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं और यदि वो उसको बढ़ाकर 18 कर देते हैं तो 18 रुपये पर वेट कम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो केंद्रीय सरकार स्वयं रेट बढ़ा करके और लोगों के ऊपर भार डाल रही है, वो उचित नहीं है। इसी कारण से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक पखवाड़े का पूरा कार्यक्रम दे रखा है कि हम जनता को बताएंगे कि सरकार जो है डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर तमाम वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने में लगी हुई है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों के आमदनी के साधन नहीं है, जनता परेशान है।
उस परेशानी को अभिव्यक्त करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। आपने जैसा भी कहा कि लोग परेशान हैं, बेरोजगार भी हैं, और ऐसा देखने में आया है कि कोरोना के बाद में राजस्थान के अगर खजाने की हम बात करें तो पहले भी जिस तरह से चुनाव होता है तो चुनाव के बाद में नई सरकार आती है, वो हमेशा पिछली सरकार पर कहीं ना कहीं ये बात डालती है कि खजाना खाली करके गए। लेकिन कोरोना के चलते राज्य सरकार की माली हालत भी ठीक नहीं है। तो चूंकि आप काफ़ी बड़े पदों पर रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको पता है किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, किस तरह से खजाने को चलना पड़ता है। मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब हालात की अगर बात करें तो किस तरह हैं, क्योंकि राजस्थान में भी कर्मचारियों के प्रति जो कहीं ना कहीं कटौती हुई, हालांकि मुख्यमंत्री ने वापस जोड़ा है, वापस दिया भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि खजाने की हालत ठीक नहीं है और उसके चलते विकास कार्य जो है उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। देखिए, ये बात निश्चित है कि कोरोना के कारण राज्य की इनकम जो पहले 100 रुपये थी उसकी जगह 20 रुपये हो गई है, और धीरे धीरे जब सामान्य स्थिति होगी तो उसमें सुधार आएगा। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार हमको जीएसटी की जो हमारी खुद की राशि है, जो हमको टैक्स कलेक्शन के आधार पर मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फेडरल स्वरूप खो चुकी है, और जिस तरीके से राज्यों की मदद करनी चाहिए उसकी जगह वो मदद नहीं कर रही है। केंद्रीय सरकार के पास टैक्स की कमी होती है तो वो रिजर्व बैंक से लोन ले सकती है, वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है वो लोन ले सकती है, नोट छाप सकती है। लेकिन राज्य सरकार के पास तो अपने टैक्स के अलावा और कोई साधन है नहीं। फिर भी राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 रुपये वैट में सुविधा दी है पर लीटर, लेकिन केंद्रीय सरकार तो निरंतर अपनी डीजल और पेट्रोल की पॉलिसी में और रसोई गैस में पैसे बढ़ा रही है। रसोई गैस में गरीबों को जो सब्सिडी कांग्रेस के राज से अब तक मिलती आ रही थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो केंद्र सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है, उसके कारण से दिक्कत है। लेकिन विकास के काम को भी हम कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। और आपने देखा होगा कोरोना काल के होते हुए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कॉलेजें खोलना, सड़कें बनाना, और इसके अलावा जगह जगह जनता क्लिनिक खोलना, ऐसे अच्छे काम किए हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, स्कूलें भी अभी खोली हैं, विकास के काम में कहीं रुकावट नहीं आने देंगे। एक पहले कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बात की जा रही थी, तब बीकानेर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे, तब भी उन्होंने बात की कि भाई मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं है। अब जब मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है तो राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर लोगों की नजरें हैं। काफी सीनियर लीडर हैं आप, डिसीजन मेकर की भूमिका में भी हैं, क्या लगता है कब तक होगा आखिरकार, क्योंकि 3 साल होने को आ गए हैं सरकार को? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नियुक्तियां काफ़ी हुई है पिछले दिनों में, अभी वार्ड पार्षदों की नियुक्ति हुई है, कुछ जो अलग अलग विभाग हैं उसमें आम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, वो प्रोसेस जारी है। तो बड़ी संगठन के जिलाध्यक्ष की बात करें और बड़े राजनीतिक नियुक्तियों की कब तक लगती संभावना? प्रोसेस शुरू हो चुका है, मैं समझता हूँ कि सारे काम जल्दी से जल्दी होंगे। कला जी, एक सवाल आपसे, शिक्षा मंत्रालय आपके पास रहा है और कहीं ना कहीं उस शिक्षा और शिक्षा जैसे महकमे आपने संभाले हैं और इसके अलावा और भी काम देखे हैं। शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले को लेकर लगातार मांग उठ रही है। बीकानेर गोविंद डोटासरा आए थे, हमने भी ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी आखिर कब बनेगी, कब उनका काम होगा? क्योंकि आप लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो आप लोगों को भी कार्यकर्ता मिलते हैं, आम लोग मिलते हैं, सीनियर लीडर हैं आप लोग, आप तक भी बात पहुंचाते हैं। क्या कोई डिसीजन ऐसा हुआ है? क्योंकि शिक्षा में नवाचार की बात गोविंद डोटासरा बहुत कहते हैं, लेकिन ये जो डिमांड है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान से बात उठ रही है, उस पर लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं। एक शिक्षा विभाग गोविंद सिंह जी संभाल रहे हैं, उन्होंने आपको बीकानेर आए थे तो सारी बातें बताई थी। तो उस विभाग के बारे में वो जो निर्णय लेंगे वही उनके ऊपर है। ये थे मंत्री बी डी कल्ला, जिन्होंने पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ती रेटों के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि वो अपना फेडरल जो स्वरूप है वो खो चुकी है, क्योंकि टैक्स की जो बात है, जो राजस्व की बात है, वो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा रहता है और महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद।